यह बेकार लड़का शर्मीला, बदसूरत और जीरो आकर्षण के साथ दो सुंदरियों से घिरा हुआ है जिनके पास 10 लाख येन है फूलों के सामान बेचने की कोशिश के बाद, लेकिन वह बेचने में सबसे खराब है। विज्ञान क्लब का एक शांत लड़का सहपाठियों को फूलों की चूड़ियां बेचने की कोशिश करता है, लेकिन 8वीं कक्षा के पतझड़ के दौरान कोई ध्यान नहीं देता। 100 में से केवल 5 बेचने के बाद उसे लगता है कि बिक्री उसकी ताकत नहीं हो सकती। जिस समय वह हार मानने वाला होता है, एक खुश मिजाज नीले बालों वाली लड़की प्रकट होती है जो उससे मिलने के लिए उत्सुक होती है। वह उसे अपनी स्टॉल छोड़ने के लिए डांटती है और कहती है कि एक समूह लड़कियों का वहां आया था जिन्होंने 27 गहने खरीदे थे, कुल 15 आगंतुक। शर्मिंदा होकर वह बिना उसकी आंखों में देखे पैसे ले लेता है। जब वह पूछती है कि वह उसकी नजर क्यों चुरा रहा है तो वह जवाब नहीं दे पाता। वह बस प्यारी लड़कियों से बात करने का आदी नहीं है। फिर वह पूछती है कि उसे 100 सामान क्यों बेचना है। उसे उसकी जानकारी से हैरानी होती है। वह कहती है कि मिस्टर साटो ने उसे बताया था। जब वे बात करते हैं तो उसकी ऊर्जा बहुत जोरदार लगती है, जैसे वह उससे राज उगलवाने की कोशिश कर रही हो, राज जो वह साझा करने के लिए तैयार नहीं है। यकीन था कि लड़की उसे सच जानने पर उसका मजाक उड़ाएगी। नत्सुमे ने एक सांस ली और कबूल किया कि वह फूलों के आभूषण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, भले ही उसके माता पिता उसे सिविल सेवक बनने के लिए मजबूर कर रहे हों। खुद को साबित करने के लिए वह स्कूल के त्योहार में 100 टुकड़े बेचने की कसम खाता है। लड़की इतनी जोर से हंसती है कि उसका जूस उसके चेहरे पर छलक जाता है और कहती है कि कोई भी समझदार माता पिता ऐसी लापरवाह योजना का विरोध करेंगे। नाराज होकर वह उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह सिर्फ पूछती है कि 68 घटाकर कितने बचे हैं। आत्मविश्वास के साथ वह बाकी को अगले दिन बेचने का प्रस्ताव करती है। कहती है कि वह हिमारी नहीं होती। 2 साल बाद कक्षा में नात्सुमे लड़कियों को ऑनलाइन उसकी तस्वीर देखते हुए देखता है, उसके कान के झुमके के बारे में जिज्ञासु। हिमारी उन्हें एक कार्ड देती है। अब उसकी एक्सेसरीज ऑनलाइन बेची जाती हैं। हाँ, उसने उन्हें त्योहार में सब बेच दिया और अब नात्सुमे अपने उत्पादों को पारिवारिक दुकान से भेजता है। सामान्य व्यापारिक रुकावटों के बावजूद वह फूल इकट्ठा करने के लिए पैसे पाता है और इसे लाने वाली शांतिपूर्ण राहत का आनंद लेता है। उनकी बहनें कहती हैं कि वह स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हैं और अब वह अपने अकेलेपन और रचनात्मकता के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। काम के दौरान नत्सुमे उसे पीछे से गले लगाती है, फिर उसे विचलित करने के लिए उसकी गोद में बैठती है, क्योंकि वह घंटों से काम कर रहा है। जब वह सांस्कृतिक उत्सव की यादें ताजा करता है, जब हेनरी के लंबे बाल थे, वह मजाक करती है कि वह बहुत बदल गया है। उसे बैग की तरह पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को गले लगाती है, क्योंकि वह कहती है कि यह जापान में गले लगाने के लिए सबसे अच्छी है। ये उनके छोटे बागवानी की दुकान पर उनकी सामान्य दिनचर्या है, जिसे उन्होंने समय के साथ बनाया है। और ये सोचते हुए कि जब वे एक डाइनर में थे, नात्सुमे ने एक बार हिमरी से पूछा कि उसने मदद क्यों की। हिमारी ने स्वीकार किया कि वह मदद करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने सिर्फ सहायक सामान बेचने का मौका देखा और दुकान के विचार का समर्थन करने की पेशकश कर दी, खासकर क्योंकि उसे वह गिफ्ट किया हुआ चॉकर पसंद आया। वह अक्सर देखती थी कि नात्सुमे प्रयोगशाला में रेजिन के साथ काम कर रहा है और एक बार कोशिश की लेकिन अनसुनी कर दी गई। लेकिन उसे पता है कि लड़का रोज बगीचे की देखभाल करता है, प्रत्येक फूल का नामकरण करता है और जब उसे उन्हें काटना पड़ता है तो रोता है। और सच कहूं तो वह ऑनलाइन जाकर वह छोकर खरीदने वाली थी जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी दुकान संघर्ष कर रही है। उसने अपनी करीबी दोस्त से एक बड़ा एहसान मांगा जो उसे बहुत महंगा पड़ा, इसलिए अब नात्सुमे का उस पर कर्ज है। जब वह पूछता है कि वह क्या कर चुकाएगा, हिमारी मजाक में कहती है कि वह दोस्त की आंखें रखना चाहती है। सचमुच नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे पसंद है जब वह ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी आंखें कैसे चमकती हैं, जैसे सूरजास्त की रोशनी। वह दोस्त की एक्सेसरीज बेचने की योजना बना रही है ताकि वे सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में एक ही रास्ते पर चल सकें। यह सुनकर नात्सुमे अपने बर्गर को काटती है और उस फूल को याद करती है जो उसने उसे दिया था, जो दोस्ती और एकता का प्रतीक है। इस क्षण में लौटकर वह उस टैलेंट एजेंसी के बारे में पूछता है जो संपर्क में आई थी, लेकिन उसने अपने एक्सेसरीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें ठुकरा दिया। वह सोचता है कि यह एक चूक गई मौका है, लेकिन वह जोर देती है कि यह ठीक है क्योंकि वे सबसे अच्छे हैं। दोस्तों, अगर वह 30 तक दुकान नहीं खोलता है तो वह मजाक में कहती है कि उसे शादी करनी पड़ेगी। नत्सुमे उसे मजाक छोड़ने के लिए कहता है, खासकर जब से हिबारी अब उसे छोटा साला कहता है। वैसे भी आप किसी से शादी नहीं कर सकते जिससे आप डेटिंग नहीं कर रहे हैं। हिमारी फिर उसके पुराने स्कूल क्रश का उल्लेख करती है और सुझाव देती है कि अगर वह काम नहीं करता है तो उसे लड़कियों को संभावित साझेदार के रूप में देखना चाहिए। नात्सुमे को शायद यह विचार पसंद आए, लेकिन समस्या यह है कि हिमारी उसे लगातार चिढ़ाती रहती है। वह याद करती है कि उसने कुछ लड़कों को डेट किया, लेकिन हमेशा नात्सुमे की बात करती रही, शायद इसलिए कि वे सिर्फ ध्यान भटकाने वाले थे। वह स्वीकार करती है कि उसे वास्तव में रोमांस समझ में नहीं आता, और जब नात्सुमे पूछता है कि क्या वह तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वह अपनी दुकान नहीं खोलता है, तो वह कहती है कि वह ऐसा ही पसंद करेगी। लेकिन वह चिंता करती है कि उसे किसी बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहता। वह आश्चर्यचकित है कि यह अभी भी होता है, लेकिन वह कहती है कि ऐसा होता है, खासकर प्रसिद्ध परिवारों की लड़कियों के लिए। और जैसे ही वह बुरा महसूस करने लगता है, वह हंसने लगती है और कहती है कि वह मजाक कर रही थी। बाद में एक डिलीवरी की जांच करते समय नात्सुमे को एक समय याद आता है जब हिमारी ने कहा था कि सभी लड़के उसके जैसे हो सकते हैं। डेटिंग बेकार लगती थी और उनमें से कोई भी शादी नहीं करेगा क्योंकि वह प्यार को नहीं समझती, और वह क्योंकि वह फूलों पर भावुक हो जाता है। तो वह सुझाव देती है कि अगर 30 साल की उम्र तक वे अकेले हैं तो वे एक साथ रहने लगें, ताकि बेमतलब की बातों को छोड़कर उसकी दुकान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और जब वह स्वीकार करता है कि उसे जमीन से जुड़ी लड़कियां अधिक पसंद हैं, तो वह उसे पीछे से गले लगाती है, अपनी पहली अस्वीकृति से रोमांचित होकर। आज की बात करें तो नात्सुमे स्कुरा को ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं और अधिक फूल खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे मांगते हैं, ये सोचते हुए कि बिक्री में वृद्धि होगी हिमारी के प्रमोशन के कारण। लड़का उससे उस लड़के के बारे में चिढ़ाता है जिसके साथ वह चल रही थी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती है, कहती है कि यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। जब वह दूर चली जाती है तो वह सोचती है कि लड़का नात्सुमे के मूल्य को न देखकर बेवकूफ है और लड़के और लड़कियां सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। अन्यथा वह यह समझा नहीं सकती कि वह यूं के लक्ष्यों का समर्थन करना चाहती है बिना इसे कुछ और के रूप में सुने।
फिर भी अगर वह कभी किसी को डेट करता है तो वह उम्मीद करती है कि लड़की उनके रिश्ते का सम्मान करेगी। बाद में नात्सुमे एक जूस खरीदता है और एक खूबसूरत लड़की से टकराता है। बिना ध्यान दिए घूरता रहता है क्योंकि वह सुंदर महिलाओं के आसपास कभी सामान्य व्यवहार नहीं करता। बिना कुछ कहे वह उसकी नाखूनों के साथ मेल खाने वाली एक्सेसरी डिजाइन करने की कल्पना करता है, जैसे एक कंगन। उसने रात में खिलने वाले सेरस का कंगन पहना था जो उसे आश्चर्यचकित करता है क्योंकि उसने सोचा था कि केवल हिमारी के पास एक है। फिर यह टूट जाता है, इसलिए वह अजीब तरह से इसे ठीक करने की पेशकश करता है। उसकी आंखों से मिलने के लिए संघर्ष करता है। लड़की घबरा जाती है, सोचती है कि उसने सीमा पार कर ली, इसलिए वह भाग जाता है। हिमारी को न बताने का फैसला करता है, वो उसे कभी जीने नहीं देगी। जैसे ही वह कक्षा में वापस आता है, वो परेशान करने वाली नीले बालों वाली लड़की पहले से ही गपशप जानती है और अपने दोस्त को टेक्स्ट चैट पर परेशान करती रहती है। कहती है कि वह रहस्यमयी लड़की कौन है ये पता लगा सकती है। चीजों को और खराब करने के लिए माकिशिमा, एक जाना माना फ्लर्ट जो पुराने जमाने की तरह व्यवहार करता है। कवि अचानक नत्सुमे में रुचि दिखाता है, जिससे यह समझ में आता है कि अचानक हिमारी क्यों उसकी क्षेत्रीय दावेदारी जताती है। भ्रमित नत्सुमे सोचता है कि ये दोनों उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं, खासकर जब वे मिडिल स्कूल में डेट करते थे। हिमारी कहती है कि वह उस दर्दनाक समय को भूल जाना चाहती है और माकिशिमा यह दिखावा करता है कि वह नहीं जानता क्यों। वह चिढ़ जाती है और उसे याद दिलाती है कि वह उस समय 5 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा था। नाराज नत्सुमे जानना चाहता है कि माकिशिमा यहाँ क्यों है। तभी माकिशिमा रयान से मिलवाता है, वही लड़की जिससे नत्सुमे वेंडिंग मशीन के पास मिला था। मशीन हिमारी तुरंत उसे इनोची के रूप में पहचानती है। उन्हें दोनों अजीब लगता है कि रयान अब इनोची है और साथ ही माकिशिमा की बचपन की दोस्त है, भले ही वह एक अलग स्कूल गई थी। हिमारी को याद है कि उसने कुछ बार रयान को देखा था क्योंकि उनके भाई बहन सहपाठी थे। उसे यह भी याद आता है कि यहाँ तक कि नात्सुमे भी जुड़ा हुआ है। बाजार के दूसरे दिन रयान की बहन, जो पहले मॉडलिंग करती थी और अब विज्ञापनों में काम करती है, उसके एक्सेसरीज का प्रचार कर रही थी और शायद उसने ही रयान को कंगन दिया था। फिर दोनों दोस्त रयान को खोजने जाते हैं ताकि टूटे हुए कंगन को देख सकें। नत्सुमे देखता है कि क्लैप्स घिसा हुआ है लेकिन ठीक किया जा सकता है, जबकि रयान घबराती है, सोचती है कि उसकी प्रिय गहना बर्बाद हो गया है। जवाब के लिए मेज पर कूद जाती है, जब तक कि हिमारी उसे चेतावनी नहीं देती कि थोड़ा सहज हो जाओ। क्योंकि लड़के सुंदर लड़कियों के आसपास शर्मिले होते हैं, वह रयान को उसका डरावना चेहरा दिखाने के लिए एक दर्पण भी पकड़े होती है, जो केवल उसकी पिघलन को और बढ़ा देती है। क्योंकि वह गुस्से में गिरती है, मांग करती है कि ब्रेसलेट की मरम्मत की जाए। हिमारी उसे आकस्मिक रूप से अनाथ ही बुलाती है, जबकि रायन उसे दोष देता है। पुराने जगादू को खोदता है जिसमें शारीरिक शिक्षा कक्षा की घटना में चोरी हुए खिलौने शामिल हैं, इतना तीव्र कि नात्सुमे उसके डांटने की तकनीक सीखने पर विचार करती है। लेकिन यह तब बढ़ता है जब हिमारी अपनी पिछली गलती को दोहराती है, अराजकता पैदा करती है और एक संकेत अर्जित करती है जिस पर लिखा है, मैंने फिर से अपने सहपाठियों के खरबूजे पकड़े। इस बीच नात्सुमे शांति से मरम्मत शुरू करता है, अपने ध्यान से रयान को प्रभावित करता है और जब वह अंततः ऊपर देखता है तो लड़कियां हंसी रोक लेती हैं। हिमारी ने उसके बालों में बिन उसे पता चले रिबन बांध दिए थे। पहले की अराजकता के बावजूद मरम्मत अच्छी तरह से हो जाती है और रयान आभारी है। जैसे ही जाने का समय होता है, यू घर की ओर चल पड़ता है, इससे पहले कि बारिश हो, रयान को हिमारी के साथ अकेला छोड़ते हुए। रयान पूछता है कि क्या उसके और नात्सुमे के बीच कुछ है और हिमारी मजाक में इशारा करती है कि ब्रूनेट उसे पसंद करती है। हालांकि अंदर से वह ईर्ष्या महसूस करती है और खुद से कहती है कि रयान नात्सुमे की गहराई या प्रतिभा को नहीं समझेगा। उसे यह भी डर है कि अगर वह किसी और के करीब हो जाता है तो वह उसके साथ अपने संबंध खो देगी। जब बस स्टॉप पर बारिश शुरू होती है, रयान पूछता है कि क्या कभी किसी अजनबी ने उसे प्रपोज किया है। उसकी मां ने एक बार कहा था कि केवल दयालु लोग ही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो वास्तव में दूसरों को छूती हैं। रयान को नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसने महसूस किया कि वे पास में है। फोटो हिमारी खुलासा करती है कि इस लड़के की रचनाएं हमेशा उसकी तस्वीरों में दिखती थीं, जिससे रयान को लगता है कि नत्सुमे वही हो सकता है। हिमारी अपनी छोकर को पकड़ती है, यह एहसास करते हुए कि यह सोचना स्वार्थी था कि केवल वही नत्सुमे को समझती है और शायद उनकी दोस्ती उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। यह सब सिर्फ उसकी खुद की ख्वाहिश हो सकती थी। एक सुबह नाश्ते के दौरान यू सोचता है कि वह हिमारी के अलावा किसी और लड़की से कैसे बात करने लगा। उसकी बहन सकुरा अंदर आती है और देखती है कि वह आमतौर पर अधिक थका हुआ दिखता है, इसलिए वह उसे रयान के साथ अपनी अजीब मुलाकात के बारे में बताता है। वह सुझाव देती है कि रयान नए रचनात्मक विचारों को जन्म दे सकते हैं क्योंकि उनका हालिया काम बहुत समान दिखता है, शायद इसलिए कि वह केवल हिमारी के बारे में ही सोच रहे हैं। हालांकि यू तर्क करता है कि उसकी बिक्री ठीक है। सकुरा जवाब देती है कि उसके कोई भी ग्राहक दोबारा नहीं आते और उसे उसके वादे की याद दिलाती है। अगर वो अपने फूलों के सहायक व्यवसाय को नहीं बढ़ाता है तो उसे पारिवारिक दुकान चलानी पड़ेगी और हिमारी से शादी करनी पड़ेगी। कक्षा के दौरान यू उसके शब्दों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता और महसूस करता है कि वह सही हो सकती है। वह इतना विचलित है कि उसे यह नहीं पता चलता कि शिंजी उसे देख रहा है। बाद में शिंजी रयान से यू के बारे में सवाल करता है और उसे जीतने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह चुप रहती है। हिमारी उन्हें देखती है, शिंजी से बहस में उलझ जाती है और केवल तभी रुकती है जब टेनिस क्लब की लड़कियां उसे खींच लेती हैं। हिमारी फिर रयान से अकेले बात करती है, जिससे वह असहज महसूस करती है। इस बीच यू फूलों को पानी दे रहा है जब हिमारी उसकी पीठ पर कूदती है और पूछती है कि वह कक्षा में इतना विचलित क्यों लगता है। यू अपने अगले सहायक उपकरण की श्रृंखला को एक नए थीम, रोमांस और अस्वीकृति के साथ बदलने का विचार साझा करता है। हिमारी को यह बहुत मजेदार लगता है और वह उसका मजाक उड़ाती है। मजाकिया बात है कि वह सबसे ज्यादा प्यार में डूब रहा है। जैसे ही यूस्कुरा के साथ अपनी बातचीत की बात करता है, हिमारी सहमत होती है कि ग्राहक की तरह सोचना केवल वही बनाने से ज्यादा मदद कर सकता है जो उसे पसंद है। यू को आश्चर्य होता है कि हिमारी इस विषय में इतनी दिलचस्पी ले रही है, भले ही वह दावे करती है कि उसे रोमांटिक भावनाएं नहीं है। वह मजाक करती है कि चूंकि कई लड़के उसे सराहते हैं, उसे प्यार का अधिक अनुभव है। जब ये उन्हें परखता है और पूछता है कि वास्तव में प्यार क्या है, तो वह तुरंत कहती है कि यह शारीरिक निकटता की इच्छा है। वह तर्क देता है कि यह वासना की तरह लगता है,
लेकिन वह कहती है कि वासना प्यार से उत्पन्न हो सकती है। स्थिति पलटते हुए वह पूछती है कि क्या कोई ऐसा प्रकार की लड़की है जिसकी ओर वह आकर्षित होता है। जैसे ही यू रायन का वर्णन करना शुरू करता है, वह उसे धक्का देती है और पूछती है कि क्या उसने कभी उसे चूमना चाहा है। वह उसके मैचमेकिंग प्रयास को बंद कर देता है और वह कहती है कि शायद रायन को म्यूज के रूप में उपयोग करना मदद कर सकता है। यू स्वीकार करता है कि उसने कभी किसी को चूमना नहीं चाहा। हिमारी बिना किसी चिंता के उसे यह अनुभव करने के लिए उसे चूमने की कोशिश करने का सुझाव देती है, जिससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। यू आत्मविश्वास से हिमारी से पूछता है कि क्या वह उसे एक पुरुष के रूप में देखती है, लेकिन वह कहती है कि वह केवल उसे एक सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखती है। वह जोर देकर कहती है कि यह दोनों के लिए एक सार्थक अनुभव होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं चूमा है। जैसे ही यू उसके तर्क को समझने लगता है, उसे एहसास होता है कि दोस्तों के रूप में चुंबन सही नहीं हो सकता। उसके संदेह को भांपते हुए हिमारी उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि दिखा सके कि निकटता कितनी आसान है। यू को पहले से ही लगता है कि यह एक रेखा पार कर रहा है, लेकिन वह अभी भी इस विचार का मनोरंजन करता है और सुझाव देता है कि उन्हें चुंबन करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही हिमारी धीरे धीरे झुकती है, यू घबरा जाता है, उसकी गंभीरता से बेखबर होकर और उसकी सुंदरता से प्रभावित होता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक चुंबन की उम्मीद में, केवल उन्हें खोलता है और उसे हंसते हुए पाता है। शर्मिंदा होकर यूं झुक जाता है, ये मानने के लिए शर्मिंदा होता है। ये देखकर हिमारी कहती है कि शायद वो बहुत दूर चली गई थी और उसे वादा करती है कि वह इसे ठीक कर देगी, उसे ये बताए बिना कि उसे शनिवार को खाली रखना चाहिए। जब दिन आता है तो यूं हिमारी के खुशमिजाज भाई द्वारा उठाए जाने पर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो कहता है कि उसे उसकी याद आ रही थी। यूं उसे सुशी के लिए धन्यवाद देता है और उसकी बड़ी बहन का जिक्र करता है, जिसे हिमारी स्कूल से जानती है, जो उसकी स्मार्टनेस और लोकप्रियता के लिए जानी जाती है। यू अपने और स्कुरा के बीच शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के अंतर को लेकर आत्म जागरूक महसूस करता है। उसकी असुविधा को देख आयु से आश्वासन देती है, उसके अनोखे प्रतिभाओं पर जोर देती है और मजाक में सुझाव देती है कि वह उनके घर पर रहे और पूर्णकालिक रूप से गहने बनाने पर ध्यान केंद्रित करे। यू को छोड़ते समय आई इस बात का अफसोस करती है कि साथ में अधिक समय नहीं बिता सके। जल्दी से काम के लिए रवाना हो जाती है। यू कार को जाते हुए देखता है, ये महसूस करते हुए कि हिबारी और हिमारी दोनों कितने स्वाभाविक हैं। तभी हिमारी आती है और उसके पहनावे की आलोचना करती है, उसे अनफैशनेबल बताती है। यू उसकी रोजाना प्यारी दिखने की कोशिश को नोटिस करता है और खुद का बचाव करता है, समझाते हुए कि हिबारी उसे बदलने के लिए बहुत उत्सुक थी। फिर हिमारी उसे चौंका देती है, ये बताकर कि उसने रेयान को भी साथ में बुलाया है। एक कैफे में यू दूर रहने वाले रेयान से जुड़ने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन हिमारी माहौल को हल्का कर देती है, ये कहकर कि यू की आने वाली एक्सेसरी फोटोशूट है। वह उत्साहित होकर रायन को नया मॉडल बनाने का सुझाव देती है और बताती है कि रायन पहले ही सहमत हो चुका है। खाने के दौरान वह समझाती है कि रायन उस कंगन को ठीक करने के लिए यू को धन्यवाद देना चाहता है और शूटिंग रायन के परिवार की मिठाई की दुकान पर होगी, जो रायन को आश्चर्यचकित कर देता है। वह जल्दी से अपनी मां को अनुमति के लिए फोन करने के लिए बहाना बनाती है। बाद में वे एक सहायक स्टोर पर जाते हैं, जहां यू फूल थीम वाली वस्तुओं से उत्साहित हो जाती है। हिमारी उसका ध्यान आकर्षित करती है और वे रेयान के लिए विभिन्न रंगों और डिजाइनों का पता लगाने लगते हैं। अचानक यू को महसूस होता है कि वह रेयान के आसपास बहुत सहज हो सकता है और वह पीछे हट जाता है, माफी मांगते हुए। हिमारी उसे छेड़ती है और रेयान को उनकी स्वाभाविक बातचीत मनोरंजक लगती है। फिर समूह रेयान पर विभिन्न सामानों को आजमाना शुरू करता है। हिमारी सुझाव देती है कि यू रेयान पर लाल हार पहनाए, जिसे वह बिना सोचे समझे पहन देता है, यह मानते हुए कि रेयान उसे एक आदमी के रूप में नहीं देखता। हालांकि जब यू हार पहनाता है तो वह रेयान की हल्की तनाव और लालिमा की प्रतिक्रिया को नोटिस करता है। हितमरी मौके का फायदा उठाते हुए रायन के कपड़ों के खुलासे पर टिप्पणी करती है, जिससे उसे शर्म आती है। शर्मिंदा होकर रायन प्रतिकार करती है और हिम्मरी को हवा में उठा लेती है। फिर वे फूलों के खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां रायन बैंगनी विस्टेरिया से मोहित हो जाती है। वह बुदबुदाती है कि ये कितने खूबसूरत हैं और उन्हें उनके अतीत की किसी चीज की याद दिलाते हैं। यू उसकी उदासीन आवाज को नोटिस करता है, लेकिन जब वह पूछता है तो रायन इसे टाल देता है। हिमारी जल्द ही कहती है कि यू गुलाब चुने, लेकिन यू असहमत है। उसे लगता है कि गुलाब रायन की सरल लेकिन प्रभावशाली सुंदरता के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। ये समझते हुए कि उसने क्या कहा, वह इसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हिमारी संतोष की मुस्कान के साथ पेय खरीदने के लिए चली जाती है, जिससे यू और रेयान अकेले रह जाते हैं। एक कैफे के रास्ते में वह सोचती है कि अगर कोई यू का दिल जीत सकता है तो उसे यह रेयान के साथ ठीक लगेगा। जब हिमारी चली जाती है तो यू रेयान से माफी मांगता है, यह सुनिश्चित नहीं करता कि उसने उसे असहज महसूस कराया। उनकी बातचीत इस बात की ओर मुड़ जाती है कि रेयान और हिमारी कैसे दोस्त बने। यह जानकर यू को आश्चर्य हुआ कि रेयान ही वह था जिसने पहले संपर्क किया। इससे यू की राय रेयान के प्रति बदल जाती है और उसकी शांत प्रकृति में गहराई आ जाती है। रेयान कहती है कि वह अपने एक्सेसरीज में बड़े फूल शामिल करना चाहती है और यू सहमत होती है, कहती है कि उसकी शैली बड़े डिजाइनों के अनुरूप होगी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी तारीफ कर दी है, वह अनाड़ी तरीके से पीछे हटता है और रेयान शर्म से लाल हो जाती है। मोमेंट को सहज बनाने की कोशिश में यू एक गुच्छा ट्यूलिप देखता है और उनके रंगों की उत्साह से प्रशंसा करता है, यह महसूस किए बिना कि रेयान ध्यान से सुन रही है। सोचते हुए कि वह उसे बोर कर रहा है, वह जल्दी से ट्यूलिप खरीदने जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले रेयान उसकी आस्तीन खींचता है। चुपचाप उसे फूलों की कहानी जारी रखने के लिए कहता है। उसकी स्थिरता से मोहित होकर वह साझा करता है कि कैसे उसने एक वनस्पति उद्यान की यात्रा के दौरान फूलों के प्रति अपने प्रेम की खोज की। जब वो खो गया था, उसने एक लड़की से मुलाकात की और उन्होंने एक दूसरे को अपने परिवारों की खोज में मदद की। वह एक चमकीले लाल फूल की ओर आकर्षित हुई और यू ने उसके लिए इसे खरीदा। उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढ लिया, लेकिन वह पल उसके साथ रह गया, उसके फूलों के संरक्षण के जुनून को प्रेरित किया। वह उम्मीद करता था कि उसका काम ऐसे पलों की सुरक्षा करेगा। रायन फिर पूछता है कि क्या वह फूल हिबिस्कस था, याद करते हुए कि यू ने कहा था कि यह उस पर सूट करता है। उस टिप्पणी ने उसे सुंदर महसूस कराया, भले ही उसके बाल पहले पसंद नहीं थे। यू को एहसास होता है बगीचे में लड़की रायन थी, उसकी प्रेरणा।
जैसे ही सूरज ढलता है, यूं हिमारी की चिंता करता है, लेकिन रेयान सुझाव देता है कि वे अलग होने से पहले अपने फोन नंबर का आदान प्रदान करें। इसी बीच हिमारी, जो रेयान और यू की छवि से परेशान है, जागती रहती है, एक बेचैनी महसूस करती है, हालांकि वह जानती है कि उसे उनके लिए खुश होना चाहिए। एक सुबह यूं सुस्त होकर स्कूल के लिए निकलता है, इस अनजान एहसास से परेशान कि रेयान उसकी पहली मोहब्बत था, एक ऐसा ख्याल जिसने उसे पूरा वीकेंड जागते रखा। उसने हिमारी को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उसे अनदेखा कर दिया। अचानक वह उसे खुशी से बधाई देती है, हालांकि उसकी कठोर मुद्रा और स्पष्ट दूरी उसकी शंका बढ़ा देती है। जब वह उससे शनिवार को गायब होने और उसके संदेशों को अनदेखा करने के बारे में पूछता है, तो वह 3 मीटर दूर रहने का कमजोर बहाना बनाकर उसे आसानी से टाल देती है। वह आगे बढ़ने से पहले रेयान एक हल्के सुबह के साथ आता है और वह बेध्यानी से जवाब देता है। उसकी स्थिति को समझते हुए रेयान लॉकर की ओर देखता है और हिमारी को छुपा हुआ देखता है। वह उसे यह कहकर बाहर निकालती है कि उसने कुकीज लाई और उसे मजाक में डांटती है। जब तीनों कक्षा में जा रहे होते हैं, यूं उनकी बातचीत को चुपचाप सुनती है, संक्षेप में सोचती है कि दो विपरीत व्यक्ति कैसे दोस्त हो सकते हैं। जाने से पहले रेयान उसे कुकीज का एक खूबसूरती से लपेटा पैक देती है। उसके नाजुक डिजाइन को देखकर हैरान होकर वह उसे जाते हुए देखता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। अचानक अपनी प्रतिक्रिया को नोटिस करते हुए हिमारी यू को रेयान के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में चिढ़ाने का मौका लेती है और यह दोपहर के खाने तक जारी रहता है। वह उस पल का मजाक उड़ाती है जब उसे एहसास हुआ कि रेयान उसके अतीत की लड़की थी। परेशान होकर यू उसे हल्के से रेलिंग के खिलाफ पिन करता है और पूछता है कि वह अजीब व्यवहार क्यों कर रही है और सुनील में क्यों है। वह रुक जाता है जब वह उसे घबराया हुआ देखता है, एक दुर्लभ दृश्य। वह उसे अजीब कहती है, लेकिन वह उसे पलटकर जवाब देता है, कहता है कि वही अजीब हो रही है उसके और रेयान के बारे में उसके लगातार टिप्पणियों के साथ। बिना कुछ कहे वह उसे ठंडा पेय देती है और चली जाती है। जब वह घूंट लेता है, उसका शर्मिंदा चेहरा उसके साथ रहता है और बहुत समय बाद वह चुपचाप स्वीकार करता है कि वह प्यारी लग रही थी। बाद में विज्ञान प्रयोगशाला में रेयान हैरान था क्योंकि फूलों की पंखुड़ियां सफेद हो गईं। उत्सुकतावश वह पूछती है कि वह उनका रंग कैसे बहाल करेगा। यूं कहते हैं कि उन्होंने मूल रंग द्रव्य को बचा लिया है और जल्द ही उन्हें फिर से रंग देंगे। समझाते हैं कि यह फूलों की सुंदरता और उनके अतीत को संरक्षित रखने के लिए एक धीमा लेकिन जरूरी कदम है। फिर अपनी आंख के कोने से वह देखते हैं कि हिमारी फिर से उन्हें तंग करने की कोशिश कर रही है। वह गुस्से में आकर उसे कहते हैं कि उसे विचलित करना बंद करो। हिमारी मुस्कुराई, स्पष्ट रूप से यूं की निराशा से प्रसन्न। एक आह के साथ वह रेयान की ओर मुड़ता है, उससे हिमारी को रोकने के लिए कहता है। रेयान सहमत होती है, हिमारी के कंधों को पकड़कर उसे उसका पसंदीदा पेय देती है जो उसे थोड़ी देर के लिए शांत करता है। यूं रेयान को धन्यवाद देता है, ये बताते हुए कि हिमारी हमेशा उसके काम को हिला देती है जिससे देरी होती है। नाराज होकर हिमारी जवाब देती है कि वह पहले वापस छेड़खानी करता था जब तक कि रेयान ने उनके साथ शामिल होना शुरू नहीं किया था। यूं कराहते हैं और उसे बेशर्म कहते हैं, लेकिन हिमारी आगे बढ़कर छेड़ते हुए सुझाव देती हैं कि वे अपनी नकली किस की दिनचर्या जारी रखें। डरा हुआ यूं उसके कंधों को पकड़ता है और उसे अजीब कहता है, लेकिन वह उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देती है कि यह वास्तव में हुआ था। रेयान चुपचाप माफी मांगती है और यूं हिमारी को डांटने के लिए मुड़ता है, केवल उसे जोर से हंसते हुए पाता है। जब वह उसे उठाने में मदद करता है तो वह उसे नीचे खींचती है, शरारत से प्रस्ताव करती है कि वे चुंबन कर लें, क्योंकि रेयान पहले से ही सोचती है कि ऐसा हुआ है। और इसके अलावा वह उसे याद दिलाती है कि 30 तक एक साथ रहने का उनका तथाकथित समझौता था अगर वे अभी भी अकेले हैं। घबराई हुई जोर देकर कहती है कि उसने यह सब बनाया है। हिमारी की आवाज नरम हो जाती है जब वह यू से कहती है कि वह हमेशा गंभीर थी और सुझाव देती है कि एक चुंबन उन्हें प्रेम को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है, बेशक उनके सहायक के लिए। यूं अचानक से हैरान होकर अपने दिल की धड़कन को भावनाओं के तूफान से तेजी से महसूस करता है। जैसे ही वह झुकता है, एक कैमरा क्लिक उसे रोक देता है। हिमारी एक फोटो लेती है और हंसते हुए कहती है कि यह रेयान को मजाक में फंसाने के लिए परफेक्ट रहेगा। शर्मिंदा और हतप्रभ यूं उसे हंसते हुए देखता है। वह उसे उठने में मदद करता है और चुपचाप अपनी सीट पर लौट आता है। वह उसे हिचकिचाने के लिए बेवकूफ कहती है, लेकिन वह सुनता नहीं है। जब वह पूछता है कि उसने क्या कहा, तो वह जल्दी से उसके फूलों के जुनून का मजाक उड़ाती है और एक साधारण लहर के साथ चली जाती है। यूं भ्रमित होकर नहीं समझ पाता कि हिमारी भी उतनी ही अनिश्चित है। अगले दिन शिंजी उसे अलग ले जाकर स्कूल गार्डन में ले जाता है और जल्दी से पूछता है कि रेयान के साथ चीजें कैसी चल रही हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि वह पहले ही स्वीकार कर चुकी है। यूं झिझकता है, उलझन में है। उसे कोई स्वीकारोक्ति याद नहीं है, बस वह क्षण जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे का पहला प्यार है। यह कभी आधिकारिक नहीं लगा, उन्होंने तो डेटिंग पर चर्चा भी नहीं की थी। शिंजी भौं उठाता है, जोर देकर कहता है कि यह गिनता है, खासकर जब से रेयान उसके लिए बेकिंग कर रहा है। यूं कंधे उचकाकर अनिश्चितता जाहिर करता है। उसकी भावनाएं उलझी हुई हैं, उदासीनता से नहीं बल्कि अभिभूत होने के कारण। वह जोड़ता है कि हिमारी हाल ही में अजीब तरह से बोल्ड व्यवहार कर रही है, जो शिंजी की जिज्ञासा को बढ़ा देती है। बाद में तिकड़ी यू, रेयान और हिमारी जीवित ट्यूलिप्स को चेक करने के लिए प्रयोगशाला में मिलते हैं। वे अभी भी जीवंत हैं और रेयान हैरान है। हिमारी हमेशा की तरह यू के आकर्षण की कमी पर मजाक करती है। यू उसे अनदेखा कर देते हैं और रेयान को कुछ प्रोटोटाइप एक्सेसरीज आजमाने के लिए देते हैं। जैसे ही वो पोज देती है, हिमारी फुसफुसाती है कि यू को और मोहक शॉट्स के लिए कहना चाहिए। वह गहरी सांस लेते हुए उसे धीरे से डांटता है और फिर से ध्यान केंद्रित करता है, इस बात से निराश होकर कि रेयान के पोज हिमारी की तरह ही लगते हैं। फिर वह रेयान के पुराने कंगन को देखता है और अचानक कहता है कि वह उसे रात की रानी के रूप में शूट करना चाहता है, उस रहस्यमय फूल से प्रेरित होकर जिसकी उसने उसे कभी याद दिलाया था। रेयान चौंक कर पलक झपकाती है।
यू हिचकिचाता है, असमंजस में होता है, विचार को खारिज करने के लिए तैयार होता है, जब तक कि हिमारी हस्तक्षेप नहीं करती, उसे वापस बुलाती है और उसे अपना फोन तैयार रखने के लिए कहती है। वह रेयान से कुछ फुसफुसाती है, जो फिर यू की ओर चौड़ी कोमल आंखों से देखता है। उसी क्षण वह एकदम सही तस्वीर लेता है, सुंदर, कच्ची, लेकिन कुछ गलत लगता है। चिंतित होकर वह रेयान से पूछता है कि क्या गलत है, लेकिन हिमारी हंसी के साथ बीच में ही रोक देती है, रेयान को चढ़ाते हुए कि वह उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है। रेयान से मजाकिया जवाबी कार्रवाई करता है। बाद में यू पुष्टि करता है कि फोटो नई एक्सेसरी लाइन के लिए उसकी इच्छाओं को पूरी तरह से दर्शाती है। शालीनता, रहस्य, गर्मजोशी। घर के रास्ते में वह हिमारी से पूछता है कि उसने क्या फुसफुसाया। वह जवाब देने से इनकार कर देती है। फिर अचानक वो पूछती है कि क्या वह उसके प्यार में पड़ने पर उसके लिए एक ट्यूलिप का आभूषण बनाएगा। यूं आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर सूर्यास्त की नर्म रोशनी पड़ती है, वह अद्भुत लग रही है। वह पुराने छोकर को देखता है जो उसने उसे दिया था, हमेशा उसकी रक्षा करने का मूक वादा। एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ वह इसे अनदेखा करते हुए उसे याद दिलाता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। उस रात हिमारी सो नहीं पा रही थी, उसके मन में यूं और रेयान की तस्वीर बसी हुई थी। वह इस विचार को झटकने की कोशिश करती है, लेकिन बगीचे में रेयान की और यूं की कोमल नजरें उसके मन में बनी रहती हैं। वह नजरें नरम, गर्म और स्नेहपूर्ण थीं। वह समझ जाती है कि वह चाहती थी कि वह नजर उसके लिए होती, शायद हमेशा से। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त रही है, वही जो हमेशा जोश में रहती थी, वही जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन अब वह भूमिका चुभने लगी है, उसे खोना नहीं चाहती। वह चुपचाप फैसला करती है कि वह थोड़ी दूर हटकर भी पास रहेगी, भले ही इसका मतलब है कि पीछे हटकर गुमनाम हो जाना। कुछ दिन बाद शिंजी, हिमारी, यू और रेयान एक सुशी स्थान पर यू के नए सामान का जश्न मनाने के लिए मिलते हैं। हिमारी और शिंजी बहस करते हैं, जबकि यू शांति बनाए रखता है। यू एक लाल ट्यूलिप हेयर पिन दिखाता है, इसे रेयान को उपहार में देता है। हिमारी अपने असहजता को जबरदस्ती खुशमिजाजी से छिपाती है। यह देखकर शिंजी सुझाव देते हैं कि यू पिन को खुद रेयान पर रखें। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, यू ऐसा करते हैं और रेयान खुश हो जाते हैं। हिमारी और शिंजी नजरें चुराते हैं, महसूस करते हैं कि पल बहुत निजी था। फिर शिंजी आगे बढ़ते हैं, रायन को यूं के नियमित मॉडल होना चाहिए। हिमारी, जो स्पष्ट रूप से परेशान है, मानती है कि यह व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन कहती है कि रायन दबाव नहीं झेल सकता। हिमारी और शिंजी के बीच एक गर्मागर्म झगड़ा हो जाता है। वह कहती है कि वह रायन की रक्षा कर रही है, लेकिन वह कहता है कि वह सिर्फ इसलिए डरी हुई है क्योंकि रायन वो भूमिका ले रहा है जो वह गुप्त रूप से चाहती है। शिंजी ने समर्थन के लिए यू की ओर देखा, लेकिन यू को कोई समस्या नहीं दिखती। वह रेयान के मॉडलिंग के बारे में ठीक है, खासकर जब से यह हिमारी का विचार था। वह हिमारी के हाल के बर्ताव को परेशान करने वाला कहते हैं, हालांकि वह यह स्वीकार नहीं करते कि उनके हिमारी के प्रति भावनाएं कैसे बदल रही हैं। उसे रेयान की जरूरत है उसे स्थिर रखने के लिए, जबकि हिमारी केवल चीजों को और गड़बड़ कर रही है। परेशान होकर हिमारी अपनी योगर्ट खोजती है, महसूस करती है कि वह गायब है और इसे खो देती है। अपना पेय यू पर डाल देती है और चिल्लाती है कि उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। स्कूल में उनके झगड़े के बाद यू हिमारी द्वारा दोस्ती समाप्त करने के कारण स्पष्ट रूप से परेशान है। आदतन वह 2 दही पेय खरीदता है, इससे पहले कि उसे एहसास होता है कि वह अब उसके साथ नहीं है। उसके पास क्लास में वह उसके पास चुपचाप बैठता है, जबकि उसे केवल एक गर्व भरी नजर मिलती है। उससे बात करने की कोशिश में यू एक स्नैक खोलता है जिसे वे साझा करते थे, लेकिन हिमारी रुक जाती है। निराश होकर वह जोर से मजाक करता है कि उनकी दुकान खोलने की परंपरा को खत्म कर देगा, जिससे उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और आंसू छलकने लगते हैं। जैसे ही सहपाठी उस पर दया करते हैं, यू घबरा जाता है, लेकिन हिमारी का एक संदेश उसे विचलित कर देता है। ये उसकी एक फोटो है जिसमें वह एक प्रतिभा एजेंसी के साथ साइन कर रही है और खबर है कि वह जल्द ही ट्रांसफर कर रही है। सदमे में यू जवाब मांगते हुए उठता है, लेकिन हिमारी केवल हंसती है, अभिनय छोड़ती है और क्लासरूम से बाहर दौड़ जाती है। यू को उसके पीछे बेकार में दौड़ने छोड़ देती है। यू की मुलाकात रेयान से होती है, जिसे हिमारी से भी संदेश मिला है कि वह टोक्यो जा रही है। वे सहमत हैं कि हिमारी उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए और उसके पसंदीदा स्नैक्स के साथ एक जाल बिछाते हैं। हिड़कते हुए हिमारी वहां पहुंच जाती है, उनके सेटअप का मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर भी चारा लेती है। यू बाहर कूद जाता है, योजना को सफल घोषित करते हुए, लेकिन जब वह उस पर ध्यान आकर्षित करने का आरोप लगाता है तो वह भाग जाती है। यूं उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। भावनाओं से भरकर वह बिना कुछ कहे उसे थप्पड़ मार देती है। यह एक गर्मागर्म बहस की शुरुआत करता है, जहां यूं उस पर उनकी दोस्ती छोड़ने का आरोप लगाता है। हिमारी भड़क उठती है और संघर्ष में यूं उसकी लॉकेट को गलती से तोड़ देता है। उसकी तबाह हो चुकी प्रतिक्रिया देखकर यूं को एहसास होता है कि उनकी मित्रता अब लड़ाई के लायक नहीं है। कड़वे आरोप लगते हैं। यूं का दावा है कि हिमारी ने अपनी रचनाओं के लिए उसका उपयोग किया, जबकि वह उस पर केवल एक सहायक के रूप में उसे महत्व देने का आरोप लगाती है। अंत में वह आंसू बहाती है, उस दर्द को प्रकट करती है जिसे वह छुपा रही थी। एक बार शीर्षक केवल उसका होने का वादा करने के बावजूद यूं ने आसानी से रेयान को मुख्य मॉडल बना दिया, जिससे हिमारी को बैकअप जैसा महसूस हुआ। हालांकि उसके एक हिस्से की चाहत है कि वे खुश रहें, वह दूसरे दर्जे पर नहीं रह सकती। गुस्से में वो अपना छोकर उतारकर फेंक देती है और कहीं और जाने की कसम खाती है जहां उसे महत्व मिलेगा। बाद में यू बगीचे में अकेला बैठा गहरे विचारों में खोया होता है। तभी शिंजी उसके पास आता है, रेयान की चिंताओं का जिक्र करता है और उसे एक पेय देता है। जब यूं पूछता है कि शिंजी ने रेयान के लिए क्यों जोर दिया, तो शिंजी समझाता है कि वह चाहता था कि रेयान को आखिरकार यूं का पूरा ध्यान मिले। यूं चेतावनी देता है कि अगर हिमारी यूं के पास बिना स्पष्टता के चिपकी रहती है तो यह सभी को चोट पहुंचा सकता है। यूं जोर देता है कि हिमारी सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन शिंजी इंगित करता है कि अगर यह सच होता तो यूं इतना हिला हुआ या अभी भी संकोच नहीं करता। रेयान वह यूं को आगाह करता है कि वह अपनी भावनाओं को समझे, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए हिमारी को खो दे। शिंजी के जाने के बाद यूं हर चीज पर विचार करता है, उसके हाथ में हिमारी का टूटा हुआ लॉकेट देखकर। उस शाम यूं ने हिमारी को संदेश भेजने का निर्णय किया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह क्यों चली गई। उसका जवाब दूर का लगता है, मानो उसने पहले ही अपना मन बना लिया हो।
अपने अतीत पर विचार करते हुए वह याद करता है कि कैसे वह पहली थी जिसने उसके काम पर विश्वास किया था। यह सब उसके बिना शुरू नहीं हो पाता। वह एक साधारण माफी भेजता है, उसे रुकने के लिए कुछ देने की पेशकश करता है, लेकिन जब वह उत्तर नहीं देती तो उसे कुछ महत्वपूर्ण समझ में आता है। हिमारी अपने दम पर ठीक रहेगी, जबकि वह और उसका व्यवसाय उसके बिना संघर्ष करेगा। फिर भी वह अकेले ही कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेता है। इसी बीच हिमारी अपनी योजना से प्रसन्न होकर मुस्कुराई ताकि यू को अपनी उस पर निर्भरता का एहसास हो सके, लेकिन जब उसके टूटे हुए छोकर की छवि उसके मन में आती है तो उसे दुख की भावना होती है। इसे झाड़ते हुए वह अपने स्टफ्ड खिलौने को पंच मारती है। यह तय करती है कि यू को उसे वापस जीतने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। वह यहां तक सोचती है कि उसे चुंबन का अभ्यास करने में मदद मांग ले। अगले दिन हालांकि यूं कुछ नहीं करता, ना कोई माफी, ना कोई नाटकीय इशारा। वह उससे ऐसे बचता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हिमारी उलझन में है, लेकिन अब भी घबराई नहीं है। वह खुद को यह विश्वास दिलाती है कि यू को उनकी दोस्ती को समझने के लिए सिर्फ समय की जरूरत है। जैसे ही शाम बिना किसी संदेश के गुजरती है, वह सोशल मीडिया चेक करती है और एक फोटो देखती है जिसमें रेयान किसी के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहा है और दूसरा व्यक्ति फोटो से काटा गया है। हिमारी तुरंत यू की बाहों को पहचान लेती है। दिन बीतते जाते हैं और यू ने अब तक उससे संपर्क नहीं किया है। उत्पाद लॉन्च होता है और रेयान मुख्य मॉडल के रूप में शानदार दिखता है। जलन होती है जब हिमारी सोचती है कि क्या उसे बदला जा रहा है। जब वह रसोई में प्रवेश करती है तो उसका भाई हिबारी उसके मूड को नोटिस करता है और उसकी दूरी पर अनायास टिप्पणी करता है। अपनी भावनाओं को छुपाने में असमर्थ हिमारी सब कुछ मान लेती है और हिबारी गुस्से में आ जाता है, उस पर भावनात्मक रूप से हेरफेर करने का आरोप लगाता है। यू वह उसे याद दिलाता है कि उसने मिडिल स्कूल में उसके लिए एक एहसान किया था, फूलों के आभूषण बेचने में उसकी मदद की, क्योंकि वह यू की क्षमता पर विश्वास करता था और उसके सपनों का समर्थन करने का वादा किया था। हिमारी उस पर आरोप लगाती है कि वह ठंडे दिल का है, क्योंकि वह सिर्फ इसलिए यू से दूर जा रहा है क्योंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं चली। हिमारी भावनाओं से अभिभूत होकर आखिरकार स्वीकार करती है कि वह यू से प्यार करती है, लेकिन नहीं जानती कि इसे कैसे संभालना है। उसके आंसुओं भरे इजहार से हिबारी का दिल पिघल जाता है, लेकिन वह जोर देता है कि उसे चुनना होगा, या तो यू के लिए लड़ो या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करो। हिबारी समझाता है कि उसका काम अक्सर एक बड़े उद्देश्य के लिए दर्दनाक बलिदानों की मांग करता है, कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत इच्छाओं से परे है। अगले दिन अभी भी अनिश्चित हिमारी यू को मिलने के लिए संदेश भेजती है। वे विज्ञान लैब में मिलने का तय करते हैं। जब वह पहुंचती है घबराई हुई, वह यू से पहले एक कहानी साझा करने के लिए कहती है। यू गलती से उसे एक लिफाफा सौंपता है। यह उसका स्कूल छोड़ने का पत्र है। वह स्वीकार करता है कि उसने टोक्यो उसके साथ जाने का फैसला किया है क्योंकि वह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वह उसके साथ रहने के लिए अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार है। फिर भी उसे चिंता होती है कि बिना अपनी रचनात्मकता के वह काफी होगा। हिमारी प्रभावित होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। इसके बजाय उनके साथ बिताए समय को याद करती है। आवेग में वह पत्र को फाड़ देती है और उसे आश्वासन देती है कि वह टोक्यो नहीं जा रही है। यू उसे अपने सपनों का पीछा करने का आग्रह करता है पास आते हुए। अचानक हिमारी का पेय गिर जाता है और वह उसे दूर धकेलती है, हंसते हुए पल को टाल देती है। वह कहती है कि वे जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, अभी भी उसके लिए मॉडल बनने को तैयार है। जिज्ञासु होकर वह पूछती है कि वह उसे क्या देने जा रहा था और वह उसे एक मरम्मत किया हुआ छोकर देता है जिसमें एक दोस्ती की अंगूठी होती है। वह बताता है कि यह उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। खेलते खेलते हिमारी मांग करती है कि वह उसे उस पर लगाए और फूल के साथ एक बीज देखती है। वह बताता है कि यह एक बीज है, उसे उनके बचपन के वादे के बारे में चिढ़ाते हुए कि अगर वे 30 साल की उम्र तक अकेले रहे तो शादी करेंगे। बाद में लड़कियों के बाथरूम में उसे थोड़ा उदास महसूस होता है, लेकिन उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद करती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसकी दोस्त उसे यू की एक तस्वीर दिखाती है। इस बीच विज्ञान प्रयोगशाला में यू एक दोस्त को दुर्लभ फूल और बीज के लिए धन्यवाद देने के लिए एक संदेश भेजता है। हिमारी को पता नहीं था कि यह बीज एक बैंगनी ट्यूलिप का है जो उसके छिपे हुए प्यार का प्रतीक है, एक स्वीकारोक्ति जिसे वह कहने से डरता है। बचपन में यू सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे, खासकर फूलों से। उन्हें सहेजना उनकी शांतिपूर्ण तरीके से भागने की विधि बन गई और वे अक्सर कक्षा में फूलों की किताबें पढ़ते रहते, अपनी मर्जी से मिडिल स्कूल तक। जब उन्हें लगा कि उन्होंने अदृश्य रहने में महारत हासिल कर ली है, हिमारी प्रकट हुई। उसे वह दिन अच्छी तरह याद था जब उसने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया और मना करने पर अड़ी नहीं हुई। उसे एक पेय दिया और उसे अपने साथ खींच ले गई। उसके दोस्त चिंतित दिखे, शायद उसकी संगति की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसने उनके साथ मजाक किया, जबकि यू असहज रूप से पास ही खड़ा था। उसके भागने से पहले उसने उसे विज्ञान प्रयोगशाला में उनके सामान्य लंच स्थान पर ले गई। वहां उसने उसके हाल की दूरी के बारे में सामना किया जो उसे चौंका दिया। उसने उससे बचने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब सहपाठियों ने उससे कहा कि उसके लिए थोड़ा पीछे हट जाए तो उसने चुपचाप दूरी बना ली। फिर उसने उसे एक लड़के के टेक्स्ट दिखाए जो उसे यू से दूर जाने के लिए कह रहा था, जो पहले से ही एक रिश्ते में था लेकिन उसके साथ मौका पाने के लिए धोखा देने को तैयार था। गर्लफ्रेंड का एक संदेश था जिसमें हिमारी पर उसके बॉयफ्रेंड को चुराने का आरोप लगाया गया। उसने कहा कि लोकप्रिय भीड़ दूर से आकर्षक लगती थी, लेकिन उसमें प्रामाणिकता की कमी थी। सामाजिक नाटक से थककर उसने यू को देखने के शांत आराम को पसंद किया। काम उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वादा कराया कि वे हमेशा सबसे अच्छे दोस्त बने रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी प्यार में नहीं पड़ेंगे, ताकि उनकी दोस्ती में कोई बाधा ना आए। हालांकि वह हैरान रह गया, उसने मान लिया। फिर उसने चालाकी से उनका वादा दोहराया और हंसते हुए भाग गई। यू उसके पीछे प्रयोगशाला में दौड़ते हुए, दोनों अंत में हाँफते हुए। आराम करते हुए उसने मजाक किया कि रिश्ते को नकली बनाकर परेशान करने वाले प्रेमी को दूर रखा जा सकता है। यू ने तुरंत मना कर दिया, अफवाहों से चौंक कर, लेकिन उसने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में डालकर मजाक किया कि उन्हें सच में डेट करना चाहिए। हालांकि वह इसे सादे मन से मानता था। अब यू हिमारी से बेहद प्यार करता है और जब उसे अंगूठी दी थी तब अपने दिल की बात न कह पाने का पछतावा है। इमारत के बाहर उसकी मुस्कान देखकर वह सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी अजीब मुद्रा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह बीमार लग रहा है। वे कक्षा में जाते समय अपनी सामान्य बातचीत में लग जाते हैं। यू देखता है कि उसकी उंगली से अंगूठी गायब है जब तक कि वह अपनी बेल्ट की ओर इशारा नहीं करती, जहां अब वह छोकर से लटक रही है।
यू आश्चर्यचकित होकर झपकी लेता है कि उसने इसे कितनी आसानी से किया। वह आराम से एक नया बनाने का प्रस्ताव देता है क्योंकि छोकर पुराना लग रहा है, लेकिन हिमारी जल्दी से मना कर देती है। यह उसके लिए महत्वपूर्ण है। यू करीब झुकता है लेकिन पीछे हट जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह घूर रहा था। असहजता को कम करने के लिए हिमारी मजाक करती है कि अगर वह उसमें इतना दिलचस्पी रखता है तो उन्हें डेट करना चाहिए। यू नकली कबूलनामे के साथ खेलता है, कहता है कि उसे वो पसंद है, फिर इसे हंसी में उड़ा देता है। उसकी अभिव्यक्ति वही रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी चुभती है। वह अपनी ड्रिंक पीती है, आंखें स्थिर रहती हैं और शांति से कहती है कि वह कितना बनावटी लग रहा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, वह कहती है कि उसे कुछ याद आया और चली जाती है। बाथरूम में वह सिंक पकड़ती है, पानी अपने चेहरे पर छिड़कती है और शांत होने की कोशिश करती है। एक पल के लिए उसने उस पर विश्वास किया और लगभग अपनी भावनाएं प्रकट कर दी, साथ ही रियान का हाल ही में आया हुआ संदेश। इस बीच कक्षा के रास्ते में यू को फैकल्टी ऑफिस बुलाया जाता है। लंच के समय एरा को पता चलता है कि वह अपना मध्यावधि लगभग खाली करके जमा कर दिया था, क्योंकि वह रन की एक्सेसरी बनाने में जागते रहने के बाद सो गया था। उसे रविवार को फिर से परीक्षा देने का प्रस्ताव मिलता है। मदद करना चाहती हिमारी उसे अपना पसंदीदा पेय देती है और उसके साथ पढ़ाई करने का प्रस्ताव करती है। वह यह भी बताती है कि लोगों ने पता लगाया है कि वह संरक्षित फूल टुकड़ों के पीछे के कलाकार हैं, लेकिन यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू की चिंता की कमी हिमारी को परेशान करती है। वो उसे चेतावनी देती है कि जब अफवाहें फैल जाएंगी तो लड़कियां उस पर झुंड बनाकर आएंगी, मॉडलिंग के लिए उत्सुक, जैसे रेयान ने किया था, और वह जानती है कि वह मना नहीं करेगा। जब वो परेशान दिखने लगता है तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे स्थिर करता है, यह वादा करते हुए कि वह हमेशा उसकी सबसे अच्छी मॉडल रहेगी। उसकी नजर में गंभीरता और उनकी अचानक की गई निकटता से हिमारी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और फिर वह घबराकर शर्मिंदगी में उसे थप्पड़ मार देती है। वह विरोध करता है और वह कहती है कि यह उसकी गलती है जो वह इतना भावुक हो गया। उनकी बहस तब रुक गई जब यू ने देखा कि रेयान चुपचाप गलियारे से उन्हें देख रहा है। कुछ गलत लगता है। आमतौर पर उसके आसपास खुशमिजाज रहने वाला रेयान अब बेचैनी महसूस कर रहा है। वह उसे अभिवादन करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि वह कितनी देर से वहां है। रेयान ठंडे स्वर में कहती है कि उसने सब कुछ सुना है और जल्दी से चली जाती है। बाद में न ही हिमारी और न ही यू कक्षा में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हिमारी उन भावनाओं के साथ संघर्ष करती है जो वह व्यक्त नहीं कर सकती और निराश होकर चुपचाप कसम खाती है कि वह यू के साथ दोस्त के रूप में भी रहेगी। फिर उसे संदेह होता है कि शिंजी ने यू की पहचान लीक कर दी। छत पर शिंजी स्वीकार करता है कि उसने यह रेयान को यू का दिल जीतने में मदद करने के लिए किया। हिमारी ने पलट कर कहा कि भले ही रेयान उसे रोक दे, यू फिर भी उसकी सबसे करीबी दोस्त रहेगी। शिंजी को इस पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि वह खुद को धोखा दे रही है, कि यू के लिए उसकी भावनाएं बहुत स्पष्ट हैं। उसने अपनी संभावना खो दी जब यू उसके साथ टोक्यो जाने के लिए तैयार था, और अब शिंजी सोचता है कि रेयान जीत जाएगी क्योंकि वह वास्तव में कार्रवाई करती है। वह अपने सच्चे इरादे बताए बिना चला जाता है। स्कूल के बाद हिम्मरी और यू बस से घर जाते हैं, उसकी परीक्षा के बारे में बात करते हुए। वे किम के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं और यू पिछली बार उसके परिवार से मिले जबरदस्त स्वागत को याद करके असहज महसूस कर रही है। जब वह देखता है कि वे अकेले हैं, हिमारी उसका माथा ठोकती है, उसे झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए। उसे पता है कि वह कभी पढ़ाई छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन हिब्बारी समझाती हैं हिमारी घर पर नहीं है, उसने बस पढ़ाई की सामग्री भेज दी है। वह थोड़ी देर के लिए उत्साहित हुआ, केवल हिबारी ने पार्टी स्ट्रीमर के साथ उसे चौंका दिया। हिमारी दरवाजे पर हंसती है, स्पष्ट रूप से शरारत पर गर्व महसूस कर रही है। अफरा तफरी के बाद वे किताबों के बड़े ढेर के साथ जम जाते हैं। हिमारी अब चश्मे और तीव्र ध्यान के साथ ट्यूटर मोड में यू को बनाती है। ग्रोअन, आखिरकार वह पूछता है कि वह काम पर क्यों नहीं है। हिमारी आत्मविश्वास से उसे आश्वस्त करती है कि उसकी टीम उसके बिना भी प्रबंधन कर सकती है। उसका आज का एकमात्र काम यू को सफल बनाने में मदद करना है। वो वादा करता है कि वह फूलों के सामान बनाने के अपने सपने में यू का समर्थन करेगा, ये कहते हुए कि अंक कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। वह स्नातक होने से पहले यू को वह सब कुछ सीखने में मदद करेगा जो उसे चाहिए, ताकि वह बिना किसी चिंता के अपनी शिल्पकला में लौट सके। यूं हिबारू की तीव्र नजर से घबराकर हिमारी की ओर मदद के लिए मुड़ता है, लेकिन वह पहले ही दरवाजा बंद कर चुकी होती है, एक शरारती मुस्कान देते हुए, और उसे शुभकामनाएं देती है। घंटों बाद अध्ययन सत्र के बाद वह यू को उसके भाई को आराम देने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। मजाक में कहती है कि वह सही निशाना था, क्योंकि उसके भाई को उसके लिए एक नरम स्थान है। हवा में बजती हवा की घंटियों की तरह हंसते हुए वह यू को घूरते हुए पकड़ लेती है, क्योंकि वह सोचता है कि उसके हल्के नीले युकाता के साथ कौन सा आभूषण मिल खाएगा। इससे पहले कि वह और अधिक सोच सके, वह उसे चिढ़ाती है। स्नान में यू इस बात से चौंक जाता है कि यह कितना स्पा जैसा है। जब हिमारी उसे निजता देने के लिए बाहर जाती है तो वह कपड़े उतारना शुरू करता है, जब तक उसकी आवाज अचानक लौटती है, यह घोषणा करते हुए कि वह वापस आ रही है। घबराए हुए यू जल्दी से अपना छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह मजाक में उसकी पीठ धोने की पेशकश करती है माफी के रूप में। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है जब वह टिप्पणी करता है कि यह एक लड़के और लड़की के बीच कितना अनुचित है, लेकिन हिमारी इसे हंसी में टाल देती है। कहती है कि करीबी दोस्तों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चालाक मुस्कान के साथ वह उसे पसंद करने के बारे में चिढ़ाती है। घबराया हुआ यू उससे बेबाकी से कहता है कि फिर उसकी पीठ धो दे। वह लज्जित होती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सहमत हो जाती है और एक पल के लिए कहती है। दरवाजा बंद करने के बाद यू बैठ जाता है। ये तय नहीं कर पाता कि वह गंभीर है या नहीं, जब तक कोई उसकी पीठ नहीं धोने लगता। झांक कर देखता है, वह चिल्ला उठता है जब वह हिमारी को देखता है, जबकि असली बाहर हंस रही होती है। नाराज होकर यू कहता है कि मजाक मजेदार नहीं था। वह इसे हल्के में लेती है और वह अजीब तरह से उनकी दोस्ती की व्याख्या करने की कोशिश करता है। हिमारी राहत महसूस करती है, लेकिन अनौपचारिक रूप से कहती है कि उसे माफी न मांग पाने का डर था। यू भ्रमित, क्योंकि वही था जिसने माफी मांगी थी, उसका शक बढ़ता है। वह जवाब की मांग करती है और जैसे ही यू बात करता है उसका चेहरा सख्त हो जाता है।
इस बीच असली हिमारी अपने बिस्तर पर हंस रही है जब तक कि एक दस्तक से उसे रोक नहीं देती। सोचती है कि यह यूं है। वह खुशी से आवाज लगाती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब हिमारी एक ठंडी नजर के साथ अंदर आती है और बात करने के लिए कहती है। अगले सुबह हिमारी उन्हें स्कूल ले जाती है, आंसू भरे हुए, लेकिन सामान्य दिखने का नाटक करती है जब वह यू को अध्ययन के सुझाव देती है। स्कूल में वह चुपचाप कहती है कि वह खुश है कि हिमारी चली गई है। रेयान आता है और ठंडे तरीके से केवल यू को अभिवादन करता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि वह पढ़ाई के लिए रुका था। रेयान की आंखों में दृढ़ता झलकती है और वह घोषणा करती है कि वह भी उनके सत्रों में शामिल होगी। कक्षा में यू समझ नहीं पाता कि रायन ने खुद को उसके हिमारी के साथ अध्ययन सत्र में आमंत्रित कर लिया है। जब रायन उसे क्या लाने के बारे में टेक्स्ट करती है तो वह चेक करता है कि वह सीरियस है या नहीं। वह है, यहाँ तक कि अपनी माँ और हिमारी से अनुमति के लिए भी टेक्स्ट करती है। हिमारी देखती है कि यू टेक्सटिंग करते समय शर्मा रहे हैं और सही अंदाजा लगाती हैं कि वह रेयान है। वो मजाक में उसे चिढ़ाती है और कहती है कि वे अब उसके घर का उपयोग नहीं कर सकते, आंशिक रूप से क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके घर का उपयोग उस व्यक्ति की बहन द्वारा किया जाए जिसे यू संभवतः नापसंद करते हैं। जब वे अन्य स्थानों पर विचार करते हैं, हिमारी यू को अध्ययन की तारीख के लिए उत्साहित लगने के बारे में मजाक करती है और पिछले रात के अजीब पल को लाकर यू को शर्मिंदा कर देती है। वह उसे कक्षा में डांटता है, जिससे उनके परेशान शिक्षक का ध्यान उन पर जाता है। ब्रेक के दौरान दो लड़कियां यू से उसके फूलों के एक्सेसरी बिजनेस के बारे में पूछती हैं और कस्टम ऑर्डर चाहती हैं, जिससे वह चिंतित हो जाता है। शिंजी आता है और यह दिखावा करके लड़कियों को वहां से हटा देता है कि उसे यू से बात करनी है। वे बिना किसी बहस के वहां से चली जाती हैं। शिंजी को पसंद नहीं करती। इस बीच हिमारी रेयान से कहती है कि वे उसके घर पर पढ़ाई नहीं कर सकते, जिससे रेयान निराश हो जाता है और हिमारी अपने इरादों को लेकर अनिश्चित हो जाती है। बगीचे में यू और शिंजी दोपहर का भोजन करते हैं और यू उससे सामना करता है जब उसे हिमारी से पता चलता है कि शिंजी ने उसकी पहचान लीक कर दी। शिंजी ने इसे अनायास ही स्वीकार किया, ये कहते हुए कि यह रेयान को यू के करीब लाने में मदद करने के लिए था। यू उनसे विनती करता है कि रेयान को अध्ययन सत्र में शामिल होने से रोके, लेकिन शिंजी समाचार से हैरान होकर हंसता है और यू के लिए लड़कियों को आकर्षित करने के बारे में मजाक करता है। जब यू उसे गंभीर होने के लिए कहता है तो शिंजी यू के अपने कार्यों को दोष देता है, खासकर हिमारी को अंगूठी देने के लिए, जिसे रेयान और शिंजी दोनों ने देखा। बाद में यू हिमारी से मिलता है, जो सुझाव देती है कि सत्र उसके घर पर रखा जाए। हालांकि दोनों लड़कियों के रुकने को लेकर हिचकिचा रहा है। हिमारी कहती है कि उसने पहले ही रेयान को आमंत्रित कर लिया है और चंचलता से जोर देती है। यू ना कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत प्यारा पाता है कि ना कह सके। एक परिषद सदस्य हिमारी को एक बैठक के बारे में याद दिलाता है, जिससे यू को अकेले रेयान से निपटना पड़ता है। स्कूल के बाद यू जल्दबाजी में घर जाता है, अपने कमरे की गंदगी को देखकर घबरा जाता है और दरवाजे की घंटी बजने से पहले साफ करने के लिए दौड़ता है। वह जल्दी से दरवाजा खोलता है और देखता है कि रेयान स्टाइलिश पोशाक में शानदार लग रहा है और उसने हाल ही में जो फूल का एक्सेसरी बनाया था उसे पहने हुए हैं। उसे अंदर बुलाते हुए वह समझाता है कि वे थोड़ी देर के लिए अकेले होंगे। उसका परिवार अभी भी काम पर है और वह अभी तक नहीं आया है। जैसे ही रेयान चारों ओर देखता है, वह फूलों की अनुपस्थिति को नोटिस करता है। यू हंसता है और अपनी अलमारी खोलता है, जिसमें एक छिपा हुआ मिनी गार्डन होता है, यह समझाते हुए कि वह अपने पौधों को वहां छिपा कर रखता है ताकि उन्हें उनकी शरारती बिल्ली निफुकू से सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि कुछ जहरीले हो सकते हैं। वह उसे एक बेबी सेज प्लांट दिखाता है, इसके ध्यान केंद्रित करने की गुणकारी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, जो पढ़ाई के लिए आदर्श हैं। रेयान अपने पौधों के ज्ञान और इसे अपने जीवन में शामिल करने के तरीके से प्रभावित है। यूं सुझाव देती है कि वे शुरू करें और रेयान उत्साही होकर सहमत हो जाती है, ये उल्लेख करते हुए कि वह अपने वर्ग में दूसरे स्थान पर है। हैरान होकर यू पूछता है कि कौन पहला है। रेयान का चेहरा थोड़ा गिर जाता है जब वह कहती है शिंजी। जब वे शुरू करते हैं, यू ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता है। उसकी आंखें अनजाने में उसकी छाती की ओर चली जाती हैं। घबराकर वह पेय लेने के लिए खुद को माफी देता है। अकेले रेयान राशि की गंध लेता है और अपने बिस्तर को देखता है। इस बीच रसोई में यू के विचार हिमारी और रूने की तुलना करने की दिशा में बहक जाते हैं। वह संक्षेप में आशा करता है कि हिमारी दिखाई दे, फिर उसे महसूस होता है कि दोनों लड़कियों का वहां होना एक आपदा हो सकता है। जब यू चाय लेकर वापस आता है तो वह रेयान को अपने तकिए को सूंघते हुए पकड़कर हैरान होता है। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं, फिर चुपचाप टेबल की ओर लौट आते हैं और बैठ जाते हैं। माहौल गंभीर होता जा रहा है। यू धीरे से उसका नाम लेता है, हड़बड़ाई। रेयान कबूल करती है कि वह खुशबू के बारे में जिज्ञासु थी। उसे यह मीठी खुशबू वाली बेबी सेज की याद दिलाती थी और तकिए में वही सुगंध थी। यू शांत रहने की कोशिश करते हुए समझाता है कि यह उसी चाय से है जो वह पीता है, जो उसी जड़ी बूटी से बनी होती है, और उसने अपने बिस्तर पर कुछ गिरा दिया। रेयान चाय का स्वाद चखती है और तुरंत खुश हो जाती है। अपनी शर्मिंदगी को भूलकर वह फिर से तकिया पकड़ती है और उसे सूंघती है, मेल की पुष्टि करती है। उसकी स्पष्टवादिता यू को शर्मिंदा कर देती है जब वह उसके बिस्तर पर लेटी होती है। अचानक वह स्वीकार करती है कि वह उसे प्यार करती है। यू जम जाता है। यादें वापस आ जाती हैं कि उसने रेयान को खारिज कर दिया था, जिसने वर्षों से चुपचाप उससे प्यार किया था। उस समय उसने हिमारी को चुना था, लेकिन रेयान ने शालीनता से आगे बढ़ गई थी। अब यू अपनी पढ़ाई में लौट आता है, जबकि रेयान अपने बिस्तर पर सो रही है। जब सूरज ढलता है तो वह सावधानी से उसे जगाने के लिए पास आता है, इससे पहले कि कोई आ जाए। जैसे ही यू पास आता है, रेयान नींद में ही करवट लेता है और अनजाने में उसे गले लगा लेता है। अचानक दरवाजा तेजी से खुलता है। हिमारी और सकुरा इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। यू रेयान की पकड़ से बचने की बेताबी से कोशिश करता है, बहाने बनाता है, जबकि रेयान नींद में हंसती है। वह जल्द ही जाग जाती है और अजीब पल के लिए माफी मांगती है। सकुरा संशय में सवाल करती है कि रेयान जैसी बेतरतीब कैसे किरिया की बहन हो सकती है। उत्सुक हिमारी रेयान की बड़ी बहन के बारे में पूछती है, याद करते हुए कि उसने उनके शुरुआती प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद की थी। काम सकुरा कहती हैं कि वह किरिया और हिमारी पुराने सहपाठी थे और अभी भी करीब हैं। पिछले वर्षों के दौरान आखिरी बार मिले थे।
हिमारी आश्चर्यचकित होती है, यह सोचकर कि रेयान की बहन एक संवेदनशील विषय थी। सकुरा उन्हें आश्वस्त करती है कि वे सभी बड़े हो चुके हैं और पुराने मुद्दों से आगे बढ़ चुके हैं। रेयान उन्हें धन्यवाद देती है, यह स्वीकार करते हुए कि वो अपनी बहनों की दोस्ती के बारे में कम जानती थी। फिर सकुरा सीधा पूछती है कि क्या रेयान को भी पसंद है, जिससे दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। एक आह के साथ सकुरा मजाक करती है कि रेयान का पुरुषों के प्रति स्वाद उतना ही खराब है जितना उसकी बहन का है। उसके जाने के बाद यू उसकी स्पष्टवादिता के लिए माफी मांगता है। रेयान उसे आश्वस्त करती है, यहाँ तक कि यह भी स्वीकार करती है कि वह सकुरा से ईर्ष्या करती है क्योंकि वह एक देखभाल करने वाली बड़ी बहन है, जबकि उसकी अपनी बहन छुट्टियों के दौरान संपर्क करने की जहमत नहीं उठाती थी। जैसे ही वह केक खाता है, वह नोट करता है कि हालांकि सकुरा ने रेयान की भावनाओं को उजागर किया, न ही वह और न ही यू बहुत परेशान दिखे, बस आश्चर्यचकित थे। वे आराम से हिमारी को बताते हैं कि रेयान ने पहले ही यू से 3 बार अपने प्यार का इजहार किया है और अब उनके बीच चीजें तनावपूर्ण नहीं है। हिमारी हक्का बक्का रह जाती है, समझने की कोशिश करती है। रायन उसकी प्रतिक्रिया को एक शांत मुस्कान के साथ देखता है। उसकी शांति को अनिर्णय समझकर हिमारी उस पर रायन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है। इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके, रायन उसका चेहरा पकड़ लेता है और गर्मजोशी से यू से पूछता है कि क्या वह सच में उसकी पहली मोहब्बत है। यू स्वीकार करता है कि रायन थी, लेकिन अब वह अनिश्चित है। वह कहता है कि वह सुंदर है, लेकिन वह बेईमानी का जवाब नहीं देना चाहता। रायन बिना रुके अपनी नोटबुक में कुछ लिख लेती है और हंसते हुए कहती है कि वह इसे अपने अगले इकबालिया बयान में इस्तेमाल करेगी। विषय बदलते हुए यू पूछता है कि लड़कियां कैसे कर रही हैं। वे नजरें मिलाते हैं और कबूल करते हैं कि वे अपनी दोस्ती खत्म करने वाले थे। रेयान ने दर्द से खुद को दूर करने की योजना बनाई थी, ये सोचकर कि हिमारी, जो उसकी भावनाओं को जानती थी, उसे यू से दूर ले जा रही थी। यू स्वीकार करता है कि उसने हिमारी के साथ टोक्यो जाने की पेशकश की थी, लेकिन रेयान आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार करती है कि उसने शायद अधिक प्रतिक्रिया दी हो सकती है। रेयान ने साझा किया कि शिंजी ने उसकी सोच को स्पष्ट करने में मदद की, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि हिमारी से द्वेष करना अनुचित था, जब यू ने वर्षों तक उसकी कदर की थी। नजरअंदाज किए जाने के बजाय वह उनके संबंध में खलल डाले बिना दोनों के लिए अर्थपूर्ण बनने का निर्णय लेती है। हालांकि यू और हिमारी आश्चर्यचकित हैं, रेयान हिमारी के संकल्प की प्रशंसा करती हैं और प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं बल्कि एक साथी के रूप में उनका समर्थन करना चाहती हैं। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर वे उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वह यह भी आशा करती हैं कि जो कुछ वह सीखती हैं उसे अपने परिवार की मिठाई की दुकान में सुधार करने में लागू करें। यू की फूलों की दुकान के साथ अपनी नई साझेदारी और भविष्य के सहयोग का जश्न मनाने के लिए वे एक साथ खुशियां मनाते हैं। उस रात हिमारी को उठाती है और रेयान को अंदर आने देने के लिए उसे आलोचना करती है। इसे जल्दबाजी और जोखिम भरा कहती है। जवाब देने से पहले हिमारी को याद आता है कि उसने एक बार यू की ओर रेयान को धक्का दिया था, लेकिन बाद में खुद उसका ध्यान चाहने लगी। पीछे हटने के बजाय वो मोड़ देती है। हिमारी पर क्रिया से गुपचुप मिलने का आरोप लगाती है, जबकि वह उसे नफरत करता था। वह इसे खारिज कर देता है, उसे अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और उसे भावनात्मक निर्णयों के साथ यू को नीचे खींचने के लिए दोष देता है। वह ठंडे ढंग से चेतावनी देता है कि वह प्रतिस्थापन योग्य है और उसे यू के पास ज्यादा सहज नहीं होना चाहिए। एक विराम के बाद वह गंभीरता से पूछती है कि वह उससे क्या चाहता है। वह उससे कहता है कि यू से झूठ बोलना बंद करो या हमेशा के लिए यू को खोने का जोखिम उठाओ। वह सहमत हो जाती है और सोचती है कि उसने प्रगति की है। वह उसे कुछ खिलाने का प्रस्ताव देता है। केवल निराश हो जाता है जब वह पूछती है कि उसे वास्तव में कितना ईमानदार होना चाहिए। शुक्रवार को यूं सभी परीक्षा छोड़ देता है, जिससे शिक्षक उसे पहले सुस्ती के लिए डांटते हैं। गर्मी का पहला दिन आते ही यू गर्मी से चौंक कर जागता है। लड़कियां घर पर उत्साहित हैं और गर्मियों की वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं। स्कूल जाते समय यू हल्का महसूस करता है क्योंकि परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और टीम में रेयान के होने से पढ़ाई अब बोझ नहीं है। स्कूल में हिमारी उसे बधाई देती है, अपने छोकर पर लगी अंगूठी को गर्व से दिखाते हुए। यू परेशान होकर छोटी छोटी बातों के जरिए शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन हिमारी उसे उसके कपड़ों पर शर्माने के लिए जल्दी से चढ़ाती है। वह निर्भीकता से कहती है कि उसे उसकी आंखें पसंद हैं और उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यू चौंक कर हल्के से उसे डांटता है, चेतावनी देते हुए कि अन्य लोग गलत समझ सकते हैं। जब वह निर्दोष होने का नाटक करती है तो वह तरीका बदलता है और वापस फ्लर्ट करता है। वह खेल खेल में झुक जाती है, जिससे उसे लगता है कि वह उसे चूम लेगी, फिर उसके माथे पर हल्की सी चपत मारती है। वह तैयार रहता है और उसे वापस हल्की सी चपत मारता है। हिमारी शिकायत करती है कि हाल ही में यू और रेयान दोनों उसकी चुटकुलों को उसी पर ही खर्च कर रहे हैं। वह रोमांस में खराब होने के बारे में यू को चिढ़ाती रहती है, जिससे वह अभिनय छोड़कर क्लास पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। स्कूल के बाद वह टीम मीटिंग बुलाने के बारे में सोचता है। जब हिमेरी और यू वेंडिंग मशीनों के पास ठहरते हैं, रायन अप्रत्याशित रूप से प्रकट होती है। उसकी वर्दी ध्यान आकर्षित करती है और यू उसे थोड़ी देर तक घूरता है, जिससे हिमेरी को झुंझलाहट होती है, जिसे पहले ध्यान आकर्षित करने के लिए पॉज देना पड़ा। वे सभी बगीचे में मिलने और सूची की जांच करने के लिए सहमत होते हैं। यू फूलों के जल्दी मुरझाने का जिक्र करता है और हिमेरी जल्दी से प्रोमो फोटो का सुझाव देती है, मुख्य रूप से अपने मॉडलिंग भूमिका को वापस पाने के लिए। माओ और हंसुई आते हैं, एक्सेसरी के विचार के बारे में पूछते हैं। यू उन्हें लैब में ले जाता है और पुर्जों के एक बॉक्स को दिखाता है, लेकिन वे प्रभावित नहीं होते हैं और कुछ व्यक्तिगत मांगते हैं। यू ठिठक जाता है, लेकिन हिमेरी बीच में आ जाती है, समझाती है कि कस्टम काम में समय लगता है और यू केवल सार्थक परियोजनाओं पर काम करता है। लड़कियां प्रकट करती हैं कि यह माओ की सालगिरह के लिए है, मिलते जुलते सामान। यू को यह विचार पसंद आता है, रचनात्मक क्षमता देखता है। वह उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है, हालांकि यह उसे थका देता है। हिमेरी मजाक करता है कि उसे मीटिंग्स की आदत डालनी पड़ेगी। रायन चुपचाप देखता हुआ सुझाव देता है कि योजनाओं को सुधारते समय सूची को व्यवस्थित करें। अगले दिन यू एक डिजाइन प्रस्तुत करता है जो ताकत और परिपक्वता का प्रतीक जापानी कॉर्नेल फूलों का उपयोग करता है। हिमेरी को लगता है कि यह बहुत गंभीर है, लेकिन यू समझाता है कि यह जोड़े के बॉन्ड। लड़कियों को प्रतीकात्मकता पसंद है, लेकिन वे उसे याद दिलाती हैं कि ग्राहक निर्णय लेता है। कीमत एक चिंता का विषय बन जाती है। यू स्वीकार करता है कि उसके टुकड़े महंगे हैं और माओ शायद इसे प्रबंधित न कर सके। हिमेरी बताती हैं कि उसके ज्यादातर ग्राहक वयस्क हैं, छात्र नहीं। रेयान जोड़ती हैं कि उनके मॉडलिंग ने छात्र की रुचि को खींचा और कहती हैं कि उन्हें लक्षित करना उचित है। हालांकि दोनों लड़कियां ब्रांड की वृद्धि से खुश हैं,
वे महिला प्रशंसकों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंतित हैं। रयान अपनी आवाज सामान्य से अधिक उठाता है, जिससे एक संक्षिप्त लेकिन नरम आदान प्रदान होता है। मैं यू को जमीन से जुड़े रखने के बारे में मजाक करता हूँ, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। यू मानता है कि उसे ग्राहकों के साथ अधिक संपर्क की आवश्यकता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी ऑनलाइन दुकान को बढ़ने के लिए एक व्यक्तिगत स्पर्श की आवश्यकता है। कुछ दिन बाद युमा और उसके बॉयफ्रेंड को संरक्षित जापानी कॉर्नेल फूल उपहार में देता है, जो इस दुर्लभ खोज से रोमांचित होते हैं। उनका उत्साह यू को माप लेने के लिए प्रेरित करता है ताकि कस्टम टुकड़े बनाए जा सकें। माओ के प्रेमी, जो पहले मैचिंग ज्वेलरी के बारे में अनिश्चित था, उसका मन बदल जाता है जब वह माओ की खुशी और यू के प्रति उसकी प्रशंसा देखता है। काम उस रात यू समर्पित होकर हार गढ़ने में जुट जाता है। सुबह होते ही वह जोड़ी को सुंदर दिल से तैयार किए गए हार भेंट करता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं। खबर तेजी से फैलती है और जल्द ही छात्र अपनी विशेष सहायक उपकरणों की मांग के लिए लैब का दौरा करने लगते हैं। हिमेरी और रयान इस हलचल से हैरान होते हैं, लेकिन इसे एक आशाजनक संकेत के रूप में देखते हैं। उन्हें बस एक बेहतर प्रणाली की आवश्यकता होती है। जब एक विशेष टुकड़ा वितरित किया जाता है तो प्राप्तकर्ता तुरंत उसे पसंद कर लेता है। वह जोर से सोचती है कि क्या उसके क्रश अब उसके प्रति अपने भावनाओं को वापस कर देंगे। अब जब एक अफवाह है कि यू एक्सेसरी पहनने से आपसी प्यार की गारंटी होती है, यू और हिमेरी हैरान स्वरूप में देखते हैं। यह जानने में असमर्थ होते हैं कि यह कहां से शुरू हुआ, लेकिन लड़कियों की भीड़ बीच में आ जाती है। ऑर्डर देने के लिए उत्सुक एक ब्रेक के दौरान समूह फिर से एकत्र होता है और हिमेरी हक्की बक्की रह जाती है।